बायजूम्स के प्लेटफॉर्म पे नीट एस्पिरेंट्स का डॉक्टर पूनम वेलकम करती है और फ्यूचर डॉक्टर के लिए एक और नया टॉपिक है क्लास +1 का टॉपिक है द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, कि हमारी बॉडी के अंदर द रेट ऑफ ब्रीथिंग का इंक्रीज होना डिक्रीज होना हमारी बॉडी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कैसे हो जाता है, वो सारा का सारा मैकेनिज्म इसमें हम पढ़ने वाले हैं। यू जस्ट फील एनी टाइम दैट when we are running, when we are thinking, when we are in the fear condition, our breathing rate is become increased as compared to the normal, but after few times it become normal. Why this happen? हमारी ब्रीथिंग अपने आप कैसे बढ़ जाती है, अपने कैसे घट जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों बढ़ती है क्यों घटती है? ऑब्वियसली बढ़ती तो इसीलिए होगी क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम डिमांड ज़्यादा होती है। फर्स्ट टाइम जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम डर रहे होते हैं तब तो डिमांड ज़्यादा नहीं होती। तब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो बॉडी के अंदर एकदम इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन वो बढ़ने के बाद नॉर्मल कैसे हो जाता है, तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है तो उसके पीछे हमारी बॉडी का ही कोई ना कोई फैक्टर है, हमने ही उसको कुछ ना कुछ ट्रिगर किया है हमारी बॉडी के ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने के लिए, जैसे कि एनी टाइप ऑफ द हार्ड वर्क, एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेस, एनी टाइप ऑफ द मेंटल कंडीशन। क्लियर? तो जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है हमारी बॉडी के अंदर, वो रेगुलेट किया जाता है 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म से, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका न्यूरल रेगुलेशन, उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है वो है केमिकल रेगुलेशन, और उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स। क्लियर? इसको हम बहुत इजी टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर बार कवर अप ही हो जाता है इसके अंदर, और इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। वी आर ओनली डिस्कसिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग, नॉट द रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली रेस्पिरेशन के साथ ही ब्रीथिंग होता है। यू नो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एट द सेलुलर लेवल। सेल के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है, सेल के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बर्न होती है, तभी जाकर के ब्रीथिंग पॉसिबल होती है, क्योंकि इस रेस्पिरेशन को करवाने के लिए ब्रीथिंग पॉसिबल होता है। क्लियर भाई? अब हम पढ़ते हैं कि जो ब्रीथिंग है वो ब्रीथिंग का इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड डेप्थ ऑफ द इंस्पिरेशन कैसे डिसाइड होता है। यू नो आवर नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज 12 to 14 टाइम पर मिनट एंड वी consume up to the 5 second in a normal breathing, in which the 2 second is for the inspiration and 3 second for the expiration. Near about the 5 seconds are utilized during the breathing. Clear? अब देखिए, लेकिन ये 12 to 14 टाइम जो ब्रीथिंग रेट है ये बढ़ जाता है, और किड्स के अंदर नॉर्मल न्यूबॉर्न वगैरह के अंदर ये 44-45 पर मिनट ब्रीथिंग रेट होता है, and it also may be increased up to some increase in the case of pregnant female also. तो जो न्यूरल सेंटर है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा लोकेशन है, कोई ना कोई एक ऐसा सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे बॉडी के ब्रीथिंग रेट को डिसाइड करता है। क्लियर? तो वो जो है उसको हम बोलते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ होता है? हमारी ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर 2 जगह लोकेटेड होता है। फर्स्ट इज इन द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑफ अवर ब्रेन, एंड द सेकंड इज दैट इज लोकेटेड इन द पोन्स वेरोलाई ऑफ द ब्रेन। क्लियर? लेकिन जब हम पहुंचते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास तो हमें पास में 2 टाइप के रेस्पिरेटरी सेंटर देखने को मिलते हैं, और लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से उसको हम 2 नाम दे देते हैं। फर्स्ट इज द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, DRG मीन्स डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। It means it's always located in the dorsal position of the medulla oblongata and I'm in front of you। तो मेरी dorsal position कौन सी होगी? बैक पोजीशन जो है वो हमारी dorsal position होती है। क्लियर?
DRG डोर्सल ग्रुप ऑफ जो रेस्पिरेटरी न्यूरॉन है उनका काम क्या होता है? इट कोज इंस्पायरेशन, इसकी वजह से ही इंस्पायरेशन जो है वो पॉसिबल होती है। इसका मतलब इंस्पायरेशन को जो कॉज करवाने के लिए, उसको रेगुलेट करवाने का जो काम होता है, उसको इनिशिएट करवाने का काम होता है, वो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट न्यूरॉन्स का है, जो कहाँ होते हैं? डोर्सली प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो हमारा बेसिक रिदम है 12 to 14 टाइम की इंस्पायरेशन जो पर मिनट की पॉसिबल होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन की वजह से ही पॉसिबल होती है। तो मींस जो इंस्पायरेशन की बेसिक रिदम है वो मेंटेन कौन करता है? दैट इज द डोर्सली मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कैसे करता है? जो बेसिक रिदम है वो कैसे मेंटेन करता है? जब डोर्सल न्यूरॉन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा एक्टिवेट होते हैं तो दे गिव एन इंपल्स बाय द हेल्प ऑफ नर्व, और वो जो इंपल्स है वो कहाँ जाती है? वो या तो डायफ्राम में जाती है या फिर वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास जाती है। मैंने पहले बताया हुआ है मेथड ऑफ इंस्पायरेशन के अंदर कि इंस्पायरेशन को कॉज करवाने के लिए 3 फैक्टर बताए थे, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, जिसमें जो डायफ्राम इंस्पायरेशन के टाइम जो कन्वेक्स शेप का है वो नॉर्मल हो जाता है, डोम शेप का है वो फ्लैट हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिब केज जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इंस्पायरेशन को कॉज करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल है उन्हीं के पास इसके जाकर के न्यूरॉन एंड होते हैं, ये इन्हीं को ही कंट्रोल करते हैं। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ मेडुला दैट is located in the medulla and it is supposed to be help in inspiration as well as expiration। ऐसा माना जाता है कि ये बेसिक रिदम ना मेंटेन करके ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को लिमिट करता है, उसको डिसाइड करता है। क्लियर? और ये हमेशा याद रखिएगा VRG वेंट्रल ग्रुप जो है वो नॉर्मल में काम नहीं करता, नॉर्मल इंस्पायरेशन नहीं करवाता, नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं करवाता। when there is increase or decrease in the rate of breathing, तब जाकर के जो वेंट्रल ग्रुप है उसको नॉर्मल लेके आता है। मीन्स VRG help in abnormal condition and due to that there is the normal maintenance of the our breathing rate। clear? तो ventral group of neuron is also able to cause inspiration regulation as well as the expiration regulation and it is located in the medulla at anterolateral in position। एंटीरियो एंड लेटरल इन पोजीशन मतलब ये हमारा साइड में प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के। क्लियर? ओके। तो VRG इज कंप्लीट क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है एंड ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन इट बिकम एक्टिवेटेड एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग रेट। ओके, तो ये था मेडुला ऑब्लंगेटा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इज अ पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर कि पोन्स के अंदर कौन कौन से। तो हालांकि देयर इज नो एनी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पोन्स बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट, वन नॉट द लीस्ट बट लास्ट, दैट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर ओनली एंड ओनली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोन्स वेरोलाई के अंदर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए दो सेंटर होते हैं, वन इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड सेकंड इज द एन्यूस्टिक सेंटर। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो पोन्स वेरोलाई का डोर्सल पार्ट होता है और एन्यूस्टिक सेंटर जो होता है वो नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। एंड यू जस्ट इमेजिन कि जो एन्यूस्टिक सेंटर इज इन ओनली एंड ओनली हाइपोथेटिकल सेंटर, देयर इज नो एनी सच एग्जैक्ट सेंटर इन द पोन्स वेरोलाई। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमने हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से कि कुछ ना कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं तो उनको हमने दूसरा नाम दे दिया, दैट इज द एन्यूस्टिक। हम चलते हैं रियलिटी जो है दैट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ द पोन्स वेरोलाई एंड इट इज लोकेटेड इन द डोर्सल पार्ट और ये इंस्पायरेशन की डेप्थ को लिमिट करता है। हम ब्रीथ करते 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 रुक जाते हैं, उसके बाद में हम और ब्रीथ नहीं कर सकते, तो वो इंस्पायरेशन की जो डेप्थ है उसको कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल बाय द न्यूमोटैक्सिक। ये उस रेट को डिसाइड नहीं करता, ये हमारी डेप्थ को डिसाइड करता है। आफ्टर डीप इंस्पायरेशन वी बिकम स्टॉप, कि वो स्टॉप क्यों होता है इंस्पायरेशन, दैट डेप्थ इज डिसाइडेड बाय द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है, इट लिमिट द इंस्पायरेशन
and it is also known as switch off point of the inspiration। हमारी जो इंस्पायरेशन वो स्विच ऑफ हो जाती है एक पॉइंट पे आकर के, एंड दैट इज ड्यू टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और उसके बाद में नेक्स्ट है एन्यूस्टिक सेंटर, एंड इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट एंड इट work with the pneumotaxic center because it is hypothetical, few neurons are located। तो इसीलिए मान लिया गया साइंटिस्ट ने कि ये इस तरह के न्यूरॉन है जो न्यूमोटैक्सिक के साथ काम करते हैं। तो few neurons of the acoustic work with pneumotaxic and help in deciding the depth of inspiration, means is only and only deciding the depth of inspiration with the help of pneumotaxic center। लेकिन अलग से नाम क्यों दिया गया? नाम इसलिए दिया गया क्योंकि डोर्सल पार्ट में जो बहुत सारे न्यूरॉन का गुच्छा था, साइंटिस्ट ने देख लिया, उसकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे न्यूरॉन उनको कहाँ मिले गए? लोअर पार्ट ऑफ पेन्स वेरोलाई में भी मिले, जो क्या कर रहे थे? इंस्पायरेशन को कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको अलग से नाम दे दिया, लेकिन फंक्शन सेम ही होता है। क्लियर? ओके, तो ये था न्यूरल रेगुलेशन। और अब हम करते हैं नेक्स्ट इज द केमिकल रेगुलेशन मेथड ऑफ द ब्रीथिंग, कि हमारी बॉडी के ब्लड में भी कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से भी ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिक डिसाइड होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक मैकेनिज्म बताती हूँ कि वो कौन कौन से, मैंने अभी आपको एक ब्लड का नाम लिया कि ब्लड के अंदर केमिकल चेंज होने की वजह से भी ब्रीथिंग रेट डिसाइड होता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्लड के अंदर केमिकल रिसेप्टर्स हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल के चेंज को रिसीव करते हैं, और उन केमिकल रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं दैट आर द aortic body and carotid body, carotid bodies। ये aortic and carotid body जो है ये एक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्लड के अंदर केमिकल को चेक करते हैं। क्लियर? दीज आर द स्ट्रक्चर विच हैव द कीमो रिसेप्टर्स in the blood that sense the chemical change in the blood। क्लियर? ये कहाँ होते हैं? इनकी लोकेशन देखते हैं। इसकी लोकेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ, क्योंकि शायद आप किसी ने हार्ट पढ़ रखा हो, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो उससे मैं ये बताती हूँ कि जो अयोर्टा हमारे ब्लड से अराइज होती है, अयोर्टा कंटेनिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब वो अराइज होती है तो वो बाइफरकेट होकर के पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड। तो सपोज ये हार्ट में से अयोर्टा अराइज हो रही है, मैंने सिर्फ अयोर्टा का ऊपर वाला पार्ट बनाया है, तो जब अयोर्टा अराइज होती है तो उसके यहां से मेन से जो आर्च होती है अयोर्टा की, उससे दो ब्रांच निकलती है। फर्स्ट ब्रांच होती है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, जो लंग्स के पास से होते हुए हमारे हाथ की तरफ जाती है, और दूसरी है ये हमारी ब्रैंकियोसेफेलिक के आगे, जो आगे जाके फरकेट होती है। पहले हम इसको देखते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी को। जो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी डिवाइड होती है, ये किस में होती है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और ऊपर जाकर के डिवाइड हो जाएगी किसके अंदर? इट इज डिवाइडेड इनटू द कैरोटिड आर्टरी। क्लियर? कैरोटिड आर्टरी हमारे यहाँ नेक से होते हुए जाती है। तो ये जो अयोर्टा है, इस अयोर्टा की आर्च में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने शो किया हुआ है, एंड दीज डॉट स्ट्रक्चर आर नोन एज अयोर्टिक बॉडीज। Aortic bodies मतलब ऐसी स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन aorta and that structure have few types of the chemoreceptors। क्लियर? तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोर्टा के पास से गुजरेगा, अयोर्टा के अंदर से गुजरेगा, तो उसके अंदर होने वाले चेंज को, उसके होने वाले केमिकल चेंज को कौन नोट करेगा? अयोर्टिक बॉडीज नोट करेंगी। नोट करके क्या कर लेंगी? ये अयोर्टिक बॉडीज जो हैं ये अपना मैसेज, क्योंकि इनके पास न्यूरॉन है और इन न्यूरॉन का जो मैसेज है वो वैगस नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व है, उससे होते हुए कहां चला जाएगा? इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। एंड यू नो वैगस नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व दैट कवर आवर एब्डोमेन, आवर हार्ट, आवर लंग्स एंड द ब्रेन पार्ट ऑल्सो। क्लियर? तो अयोर्टिक बॉडी जो है वो वैगस नर्व से होते हुए अपना जो मैसेज है वो किसको देती है? ब्रेन को देती हैं। अयोर्टिक बॉडीज, क्लियर, दैट इज फाउंड इन द अयोर्टा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरोटिड बॉडीज के ऊपर। कैरोटिड बॉडीज कहाँ होती है? इस अयोर्टा से जब आगे ये ब्रांचेस डिवाइड होती है, तो ये वाली जो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो आगे जाके डिवाइड हो जाती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल
कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी, आपको इतना भी याद नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर किसी ने पढ़ रखा है हार्ट तो उसको पता चल गया होगा, लेकिन हार्ट वाले चैप्टर में इसको दोबारा रिपीट किया जाएगा। नाउ एंड नाउ यू ओनली फोकस वेयर इज द कैरोटिड बॉडीज आर प्रेजेंट। तो कैरोटिड बॉडी कहाँ होती है? एट द बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ डिवाइड हो रही है, इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और दैट आर द कैरोटिड बॉडीज एंड दीज कैरोटिड बॉडीज हैव कैरोटिड कीमोरिसेप्टर्स। और ये न्यूरॉन आगे जाकर के किसमें जुड़ जाते हैं? इन द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड दिस ग्लोसोफेरेंजियल नर्व डायरेक्टली ज्वाइन टू द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ओब्लंगेटा। और मेडुला ओब्लंगेटा को बताते हैं और मेडुला ओब्लंगेटा के डोर्सल एंड वेंट्रल ग्रुप फिर इंस्पायरेशन को कॉज करते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को रेगुलेट करते हैं। क्लियर भाई? तो इसका मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी के अलावा अगर ब्लड में भी कोई चेंज होता है तो आयोटिक दैट इज फाउंड इन द आयोटा एंड कैरोटिड दैट इज फाउंड इन द बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, वो दोनों चेक करते हैं। वेगस नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होते हुए अपने मैसेज किसको देते हैं? अपने ब्रेन के मेडुला ओब्लंगेटा को देते हैं एज वेल एज द पोन्स। ठीक है, अब मैं वो कंडीशन बताती हूँ कि ब्लड के अंदर क्या क्या चेंज हो सकता है जिसको ये वाले रिसेप्टर रिसीव करते हैं। ये वाले रिसेप्टर उस केमिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो ये वाले जो दोनों रिसेप्टर हैं ये 3 कंडीशन के अंदर सेंसिबल होते हैं, उसको चेक करते हैं। पहला, अगर ब्लड के अंदर H पॉजिटिव आयन बढ़ जाए तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो pH घटेगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर नो कि pH इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द H पॉजिटिव। तो अगर H पॉजिटिव बढ़ रहे हैं तो pH डिक्रीज हो रहा है, और अगर pH डिक्रीज हो रहा है तो यू नो pH कम हो जाए तो एसिडिटी बढ़ जाती है और इसको बोलते हैं एसिडोसिस। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये रिसेप्टर्स एक्टिव कब होते हैं? जब H पॉजिटिव आयन बढ़ जाए, pH घट जाए या एसिडिक कंडीशन हो जाए ब्लड के अंदर, या फिर ब्लड में ऑब्वियसली CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो इन कंडीशन में रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और इंस्पायरेशन को ज्यादा से ज्यादा कॉज करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए, और ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, डिसोसिएशन की वजह से ऑक्सीजन टिश्यूज के पास जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन मेंटेन होंगे और जिसकी वजह से pH ऑफ द ब्लड आल्सो एबल टू मेंटेन। क्लियर? ओके भाई, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो आपने नोट किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाए तो इंस्पायरेशन बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द डेप्थ एंड द रेट ऑफ इंस्पायरेशन, नॉट द ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ जाए तो कोई उसको सेंस नहीं करता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए तो दैट इज द मेन स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स टू द दिस कीमोरिसेप्टर्स। क्लियर भाई? ओके, अब हम लास्ट करते हैं, दैट इज द हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च जो है वो रियल में क्या है? दीज आर द हैरिंग ब्रूअर रिसेप्टर्स दैट इज फाउंड एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रोंकियोल एंड द एट्रिया। जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है, एक्सचेंज जोन है लास्ट वाला, तो उस लास्ट वाले पार्ट में मींस जब हम एल्वियोली के अल्टीमेटली लास्ट में चले जाते हैं तो ये वाला एट्रिया पार्ट था और ये वाला हमारा एल्वियोलर पार्ट था। तो इसके ऊपर लास्ट में इनके कोनों के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जब ये फूल जाते हैं तो ये लंग्स की आउटर वॉल से टकराते हैं, तो लंग्स फिर और ज्यादा इंस्पायरेशन को करना बंद कर देते हैं। हैरिंग ब्रूअर रिसेप्टर इज बेसिकली हेल्प इन become activated when the alveoli touch the wall of the lungs। तो जब ये एल्वियोली लंग्स की वॉल को टच करती हैं तो लंग्स अब और फूलना बंद कर देते हैं और इंस्पायरेशन का लिमिटेशन हो जाता था। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द bronchioles as well as atria that help in limitation of the inspiration, because as the alveoli become swell up they touch with the wall of the lungs and they help the depth of the inspiration। क्लियर बेटा? तो आई होप मैंने इसमें 3 मेथड करवाए हैं आपको न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग के। फर्स्ट न्यूरल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन एंड द रिसेप्टर। तो ये वीडियो कैसी लगी बेटा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लेकिन अगर कोई पॉइंट रह गया है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। इसके ऊपर डिपेंड सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके जरूर देखना। थैंक यू।